welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma और आज का सेशन किस बारे में है? आज we are working on metallurgy का next part and today we'll be talking about alloys. So alloys के बारे में we'll study कि alloys बनते क्यों हैं, बनाए क्यों जाते हैं, alloys होते क्या हैं, उनके uses क्या हैं और उनकी compositions, मतलब किसी भी alloy के अंदर metals की क्या क्या composition होती हैं. What is the purpose of alloying? So alloys के बारे में we'll be talking about the entire detail कि क्या है, क्यों है और कैसे है. So that is the purpose of today's session. If you are new to the channel, welcome to my channel and I hope you love the content and make sure that you subscribe to the channel so you get better updates as soon as I upload a video. For reaching out to me for any queries and concerns or any doubts that you might have, you can email me at psclassesicsc@gmail.com and I would be happy to assist you. So, for now, without wasting any time, let's get started with today's session. Alright students, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Today we are talking about alloys. तो alloy होता क्या है? So sometimes when we are using a particular metal, for example आप gold ले लीजिए, तो गोल्ड नेचुरली जब एग्जिस्ट करता है इट इज़ वेरी सॉफ्ट और हमको बनानी है ज्वेलरी, हमें पहननी है ज्वेलरी. सो वेदर इट्स ज्वेलरी या आप मेजोरिटी एक्चुअली आई हैव ओनली सीन गोल्ड की ज्वेलरी, नथिंग एल्स. सो जो आपको ज्वेलरी बनानी है वो उतने मतलब उतना हार्ड नहीं हो पाता दैट इट बिकम्स अ स्टेबल रिंग या स्टेबल इयररिंग्स, एनीथिंग लाइक दैट. सो टू डू दैट हम उसके अंदर एक एक्स्ट्रा मेटल ऐड करते हैं दैट इज कॉपर. बहुत ही स्मॉल रेशो में ऐड करते हैं बट उस स्मॉल रेशो से ही इतना डिफरेंस आ जाता है कि गोल्ड कैन स्टेबलाइज, कि जब आप उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कट आउट करेंगे या उसे हैमर आउट करेंगे इट विल नॉट ब्रेक और वो वैसा स्टेबलाइज हो जाता है. तो दैट इज द रीजन अलॉयज का मतलब ये है कि जो आप एक नेचुरल मेटल यूज कर रहे हो उसकी कोई प्रॉपर्टी है जो आपको पसंद नहीं आ रही, उसको चेंज करने के लिए आप कोई और मेटल या नॉन मेटल उसके अंदर ऐड करेंगे. छोटे छोटे रेशोज में आप ऐड करते हैं टू अटेन द एग्जैक्ट प्रॉपर्टी जो आपको चाहिए. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का केस लिया हमने. सो गोल्ड के अंदर हमने बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऐड किया ताकि गोल्ड हार्डन आउट हो जाए. उसके अलावा हमें सारी गोल्ड की प्रॉपर्टीज पसंद है तो उसके अलावा हम उसके अंदर और कोई चेंजेस नहीं करेंगे. सो दीज आर कॉल्ड अलॉयज. अलॉयज इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि आप उसको डायरेक्टली ऐसे ही सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय फिजिकल चेंजेस. आपको केमिकल, इट्स अ केमिकल चेंज, तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज को यूज करके ही आपको उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं. सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. बहुत ही सिंपल और छोटा पार्ट है. मेजोरिटी जो समझने का पार्ट है वो अलॉयज के बारे में है क्योंकि जो रेशियोज है वो तो आपको एनीवेज याद करने हैं, उसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं. बट आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट टू मेक श्योर दैट ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए. सो अलॉय क्या होता है? एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ऑफ वन और मोर मेटल विद सर्टेन नॉन मेटालिक एलिमेंट. तो मेटल टू मेटल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मेटल टू नॉन मेटल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. करते क्यों है? करते इसलिए क्योंकि हमें जो हम एक पर्टिकुलर मेटल यूज कर रहे हैं हमें उसकी प्रॉपर्टीज पसंद नहीं आ रही, हमें बदलनी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम उसमें आलतू फालतू की चीजें ऐड करके एक्सपेरिमेंट आउट करते हैं. जो एक्सपेरिमेंट्स काम कर जाते हैं और परफेक्टली हमें वो प्रॉपर्टीज दे देते हैं वो अलॉयज की कैटेगरी में आ जाते हैं. The properties of alloys are often greatly different from those of the components. मतलब क्या कि मान लो आपने एल्यूमिनियम को और कॉपर को या टिन को मिक्स करा तो जो कुछ भी उसका आउटकम आया है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी एल्यूमिनियम से और प्लैटिनम से. प्लैटिनम या टिन जो कुछ भी ले रहे हो, ए बी सी आप कंपोनेंट्स लेके कंबाइन कर रहे हो तो जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट इन तीनों से ही अलग अलग होगा. ठीक है. किसी की भी 100% प्रॉपर्टीज लेके नहीं बैठा होगा. गोल्ड इज टू सॉफ्ट टू बी यूज विदाउट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कॉपर. कॉपर के बिना गोल्ड आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे. द corrosion and oxidation resistance of steel is markedly increased by incorporation of 15 to 18% of chromium. ठीक है. सो जो आपका रेजिस्टेंस, जो आपका स्टील है, ठीक है, वो आपने उसको कैसे क्रिएट करा है ताकि उसमें corrosion ना हो, is by adding 15 to 18% of chromium and often a few percent of nickel. This is called stainless steel. ठीक है. तो ये रेशियोज आपको पता होने चाहिए कि आपने उसके अंदर क्या क्या ऐड किया है. सो यू हैव एडेड क्रोमियम एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ निकल. और इससे फायदा क्या हुआ है कि जो आपका स्टील है उसके अंदर कोरोजन होना बंद हो गया एंड यू कॉल इट स्टेनलेस स्टील. द प्रेजेंस ऑफ कार्बन अप टू 1.5% profoundly affects the properties of steel. Similarly, a low percentage of molybdenum improves the toughness and wear resistance of steel.
ठीक है, सो ये सारी जो चीजें आप इसमें ऐड करते जा रहे हो, एवरीथिंग इज एडिंग अ प्रॉपर्टी टू इट हमारे हिसाब से, फॉर आवर बेनिफिट. The hundreds of special alloys available are instances of the tailor-made nature of alloys to meet specific operating conditions. So tailor-made का मतलब ही ये होता है कि it is for the specific requirement. आपकी जो requirement है उसके हिसाब से आप alloys को बनाते हो, और जिस प्रॉपर्टी, ये ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली ऐड किया था और बन गया. It took some years of expertise, experimentations, जिसमें अलग अलग रेशियोज में मेटल्स नॉन मेटल्स को कंबाइन करके हमने आउटपुट निकाला था. एंड वी देन अगेन एक्सपेरिमेंटेड एंड सॉ कि कौन सा परसेंटेज इज वर्किंग एग्जैक्ट फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, सो इसीलिए उसको बोलते हैं टेलर मेड. Amorphous alloys used in transformer coils are made by quick quenching of the molten metals. ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस टू यू. कुछ पार्ट नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना. Now alloys melting in the range of about 51 degrees Celsius to 260 degrees Celsius usually contain bismuth, lead, tin, etc. These alloys are called fusible alloys. तो क्या होता है कि इन जनरल जब हम अलॉयज बनाते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो काफ़ी हाई चला जाता है. बट जो अलॉयज की मेल्टिंग रेंज लाइज बिटवीन 51 डिग्री सेल्सियस टू 260 डिग्री सेल्सियस, उनके अंदर यूजुअली बिस्मथ, लेड या टिन होता है. इसी वजह से इन वाले अलॉयज को बोलते हैं फ्यूजिबल अलॉयज. A steel containing up to 10% of elements such as chromium, molybdenum, nickel, etc., usually with a low percentage of carbon, is known as alloy steel. ठीक है, these added elements improve hardness, wear resistance, टफनेस एंड अदर प्रॉपर्टीज. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आपने उस अलॉय के अंदर ये सारी चीजें ऐड करी तो जो आपको बेनिफिट वाली प्रॉपर्टीज मिली हैं वो कौन सी है. नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, अमेल्गम. किसी भी अलॉय के अंदर अगर मर्करी प्रेजेंट है तो उसको हम अमेल्गम बोलते हैं. सो अ मिक्सचर और एन अलॉय ऑफ मर्करी with a number of metals or alloys such as sodium, zinc, gold and silver, इन सब के साथ अगर मर्करी कंबाइन करके अलॉय बनाता है तो वी कॉल इट अमेल्गम. डेंटल अमेल्गम का मतलब क्या है कि जो हमारे दांत में अगर कैविटी हो जाती है एंड वी गो फॉर अ फिलिंग, तो फिलिंग में जो कई बार वो एक स्क्रू टाइप चीज ऐड करके उसको कंप्लीटली क्लोज आउट करते हैं, सो दैट इज डेंटल अमेल्गम. वो किस चीज से बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ मर्करी, सिल्वर, टिन अलॉय. ठीक है, मर्करी एंड अ सिल्वर टिन अलॉय, इसीलिए उसे बोलते हैं डेंटल अमेल्गम. मर्करी जनरली आयरन के साथ कंपाउंड नहीं क्रिएट करता है, उसके साथ अमेल्गम मतलब कंपाउंड क्रिएट नहीं करता है. इसी वजह से मर्करी को जनरली हम आयरन के कंटेनर्स में स्टोर करते हैं. सो मर्करी डज नॉट फॉर्म एन अमेल्गम विद आयरन एंड हेंस मर्करी इज कॉमनली स्टोर्ड इन एन आयरन बॉटल. ठीक है, moving on, purpose of making alloys. So alloys are made to change the property of their major constituents to achieve specific objective. मतलब अपने फायदे के लिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को बदल देना. कोई मेटल ज्यादा सॉफ्ट है, हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा हार्ड चाहिए ताकि वी कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट. ठीक है, वो भी कर सकते हैं. कोई मेटल की कम कंडक्टिविटी हमें पसंद नहीं आ रही, ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए, उसके अंदर कुछ और ऐड करके देख लिया. सो इट इज अबाउट मिक्स एंड मैच कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो चेंजेस लाने. किसी मेटल के अंदर शाइन कम है, हमें बड़ा चमकदार सुंदर मेटल चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वी मेक चेंजेस इन इट. फॉर एग्जांपल, स्ट्रेंथ ऑफ आयरन इज इंक्रीज्ड बाय मेकिंग स्टील. जब सिर्फ आयरन था तो उसकी स्ट्रेंथ कम थी, आपने उसको स्टील में कन्वर्ट किया तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई. नेक्स्ट, brass is stronger than its components copper and zinc. Copper and zinc individually are weaker compared to brass, so brass is stronger metal. एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज लुक्स लाइक गोल्ड. ये बहुत ही शाइनी मेटल है, इसे आप डेकोरेटिव पीसेस के अंदर यूज कर सकते हो. गोल्ड को तो नहीं कर सकते, वो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज को यूज कर सकते हो. नाइक्रोम, एन अलॉय ऑफ निकल, आयरन एंड क्रोमियम, इज मोर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में प्रॉब्लम करता है, इट्स मोर रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी. आपको सारे के सारे अलॉयज के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स पता होने चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी पॉजिटिव प्रॉपर्टी क्या आई है. देन कार्बोलॉय, एन अलॉय ऑफ टंगस्टन, कार्बन एंड कोबाल्ट, इज हार्ड एज डायमंड. ठीक है, तो दिस इज एक्सट्रीमली हार्ड मेटल, नॉट अ मेटल अलॉय.
नाउ बेल मेटल, बेल मतलब जो मंदिर में घंटियां लगी होती हैं जिन्हें हम घंटी बजाते हैं, सो दैट इज कि आपको ज्यादा सोनोरस मतलब ज्यादा अच्छी धुन आए, उसमें से आवाज आए और ज्यादा दूर तक जाए। अगर सिर्फ हम कॉपर की यूज करते हैं या टिन की यूज करते हैं तो इतनी अच्छी साउंड नहीं आती कंपेयर टू कि अगर आप कॉपर और टिन का अलॉय यूज करेंगे। तो बेल मेटल के अंदर होता है कॉपर एंड टिन का अलॉय। कॉपर है 78% एंड टिन है 22%। सो ये जो आपका अलॉय बनता है काफी सोनोरस होता है, इसकी जो आवाज आती है काफी अच्छी आती है और काफी दूर तक जाती है। नाउ alnico, an alloy containing aluminium, nickel and cobalt, can lift 60 times its own mass. ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मेटल है, स्ट्रॉन्ग अलॉय है। ये काफी ज्यादा हेवी आइटम्स को भी लिफ्ट कर सकता है। इसी वजह से काफी ज्यादा मशीनरीज में यूज होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है। देन सोल्डर, एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ये बहुत पूछा जाता है, मार्क कर लेना। टिन टिन लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय, सो टिन की वजह से तो मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाता है। इट मेल्ट्स एट 180 डिग्री सेल्सियस। इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, सोल्डरिंग पर्पसेस, because its melting point is lower than the individual melting points of both the component metals. I hope that makes sense कि जो सोल्डर है वो बना है लेड एंड टिन से, टिन की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाता है। इसी वजह से इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, क्योंकि जब आप वहाँ पे आप उसको लगाते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो आप उसे मेल्ट करके उसके अंदर घुसा के एंड देन यू कैन लेट इट गो। सो दिस इज डन इन अ फ्यू डिफरेंट वेज, उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि जरूरत नहीं है। बट ये जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस का मेथड होता है, 3-4 अलग अलग मेथड होते हैं जो कि एंटायरली इस बात पे बेस्ड है कि अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट कम है। Then type metal, an alloy of lead 75%, tin है 10% and antimony है 15%, has low melting point and can easily be cast. It is used for printing. ठीक है। Then sodium amalgam, तो नाम से पता चल रहा है कि सोडियम और मरकरी है, is much less reactive than sodium. It is a liquid alloy at room temperature. तो सोडियम तो भाई एक्सट्रीमली आपका रिएक्टिव होता है, उसे तो आप नॉर्मली ऐसे स्टोर भी नहीं कर सकते। इट हैज टू बी स्टोर्ड डिप्ड इन केरोसिन ऑयल बिकॉज इतना ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है, रिएक्ट करता जाता है। सोडियम अमेल्गम मतलब मरकरी के ऐड होने से उसकी ओवरऑल रिएक्टिविटी ड्रॉप होती है एंड एट रूम टेम्परेचर इट इज लिक्विड। द पर्पस ऑफ एन अलॉय, हमारा पर्पस क्या है किसी भी अलॉय का? द पर्पस ऑफ एन अलॉय इज टू इम्प्रूव द स्पेसिफिक यूजफुलनेस ऑफ द प्राइमरी कॉम्पोनेंट एंड नॉट टू एडल्ट्रेट और डिग्रेड इट। अगर कोई कॉम्बिनेशन बना के आपका एक ऐसा अलॉय बनता है जो कि आपके लिए यूजफुल ही नहीं है, तो आप उसे अलॉय की कैटेगरी में फिर आगे ऐड करोगे ही नहीं, क्योंकि यू डोंट वांट टू डिग्रेड द प्रॉपर्टीज। क्योंकि ये तो बहुत लॉजिकल बात है कि अगर मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए और मेरी प्रॉपर्टीज अपग्रेड हुई हैं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मैंने कुछ और एलिमेंट्स ऐड करे और मेरी प्रॉपर्टीज डिग्रेड हो गई। करेक्ट, बट हमें डिग्रेड वाला कंडीशन चाहिए ही नहीं। सो इफ अ सिचुएशन हैपेंस जब आपने एक अलॉय क्रिएट किया बट उसकी प्रॉपर्टीज डिग्रेड हो गई, दैट्स इट, एंड ऑफ इट, यू विल मेक श्योर कि आप उस कॉम्बिनेशन को आगे यूज ना करें। ठीक है। नाउ रीजंस फॉर अलोइंग, सो डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस फॉर विच द पर्टिकुलर अलॉय इज यूज्ड, जो अलॉय की रिक्वायरमेंट है जहां आप उसे यूज करने वाले हो उसके बेसिस पे हम अलॉयज को बनाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, टू मॉडिफाई अपीयरेंस एंड कलर, किसी भी आपके मेटल का, नॉन मेटल का मतलब किसी भी एलिमेंट का अपीयरेंस एंड कलर इंक्रीज करने के लिए, अच्छा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, इट रिजेंबल्स गोल्ड एज इट इज ब्राइट येलो, तो आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हो डेकोरेटिव पीसेस बनाने के लिए। देन टू मॉडिफाई केमिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सोडियम था वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, उसको कम रिएक्टिव करने के लिए हम सोडियम अमेल्गम बनाते हैं, that is sodium plus mercury is less reactive than sodium. Then to modify casting ability, so type metal में क्या क्या था, lead, tin and antimony, so it expands on solidification and is easily cast. Then उसके बाद to lower the melting point, ठीक है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट हम तब यूज करते हैं जब हमें कहीं पे कनेक्शंस करने हैं, ठीक है, रेलवे कनेक्शंस हैं, कहीं भी कुछ भी मेटल्स के कनेक्शंस करने हैं, वहां पे हम जनरली सोल्डर का यूज करते हैं क्योंकि वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। सो सोल्डर दैट इज लेड एंड टिन melts at 180 degree Celsius, which is lower than the melting point of lead or tin. Then to increase hardness and tensile strength,
मतलब कि जब आप उसे बहुत ज्यादा आप वेट डालें, आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालें, तो वो बिखरना नहीं चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए मेटल। तो इसीलिए टू इंक्रीज द हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी बेयरिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ब्रास के अंदर था कॉपर एंड जिंक, इट इज हार्डर देन कॉपर। देन ड्यूरेलियम, now a lot of people pronounce it as duralumin, so they completely depends आपको स्कूल में क्या सिखाया है, it's completely up to you कि आप इसे क्या बोलना चाहते हैं, but it's a very very popularly asked question वो दोनों के लिए, for brass and duralium, so I just call it duralium. Then it is made up of aluminium and copper, has a strength up to 6 times greater than pure aluminium to increase resistance of electricity. अब नाइक्रोम आप किस में यूज करते हैं? सो नाइक्रोम जनरली हम बल्ब्स के अंदर यूज करते हैं। सो निकल, आयरन एंड क्रोमियम हैज मोर रेजिस्टेंस, कैन प्रोड्यूस मच मोर हीट टू इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर। ठीक है। मेथड्स ऑफ मेकिंग अलॉयज, सो बाय फ्यूजिंग द मेटल्स टुगेदर, जब आप मेटल्स को जब हम बनाते कैसे हैं, जब हम अलॉय बना रहे हैं तो हम बनाएंगे कैसे? सारे के सारे एलिमेंट्स को ऐड किया, मेल्ट करा और फ्यूज कर दिया। ठीक है। सो बाय फ्यूजिंग द मेटल्स टुगेदर, फॉर एग्जांपल ब्रास इज मेड बाय मेल्टिंग जिंक एंड कॉपर। ठीक है, दोनों को मेल्ट कर दिया, ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है बाय कंप्रेसिंग फाइनली डिवाइडेड मेटल्स, मतलब बाय कंप्रेसिंग आप देखें, फॉर एग्जांपल वुड मेटल, एन अलॉय ऑफ लेड, टिन, बिस्मथ एंड cadmium powder is a fusible alloy. Fusible alloy समझ में आया? This alloy is used in automatic sprinkler which provides a spray of water to prevent fires from spreading. ठीक है। सो इस केस में क्या होता है कि उसको कंप्रेसिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, दैट इज फ्यूजिबल अलॉय। मूविंग ऑन टू अलॉयज एज सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है व्हेन वी यूज अलॉय फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग, तो उसी के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अलॉयज कैन बी कंसिडर्ड सॉलिड सोल्यूशन in which the metal with a high concentration is solvent and other metals are solute. For example, brass is a solid of zinc, the zinc that is solute in copper that is a solvent. ये बेसिक चीजें थी, पूछी नहीं जाती, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इस बारे में। ये चार्ट है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आई हैव मार्क्ड अ फ्यू विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो पहले वो मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर ड्यूरा एलुमिन, देन मैग्नीशियम, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सोल्डर और फ्यूज मेटल। ठीक है, ये थोड़े से हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं, करने हमें सारे हैं बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब आप आ जाएं एल्यूमिनियम के, यहाँ पे हम दो मेन एलॉयज को यूज कर रहे हैं। सो यू हैव ड्यूरा एलुमिन, देन यू हैव मैग्नीशियम। जो कॉम्पोजिशंस हैं तो एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5%, मैंगनीज 0.5%। फिर मैग्नीशियम में यू हैव एल्यूमिनियम 90 to 95, बाकी बचा हुआ इज मैग्नीशियम। स्टूडेंट्स ये जो कॉम्पोजिशन है, स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क मी कि ये रेशोज या परसेंटेजेस याद करनी है। देखो ये पूछी जाती हैं, ठीक है, आपका अगर थोड़ी किस्मत गड़बड़ रही तो ये पूछा जाएगा, पर आप क्या कर सकते हैं कि जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं वो तो डेफिनेटली उनकी कॉम्पोजिशन याद कर ही लेना, बाकियों की चाहे स्किप भी कर सकते हो, पर कॉम्पोजिशन पूछी जा सकती है। मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टीज, सो लाइट, हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू करोजन, हाईली डक्टाइल। एल्यूमिनियम इम्पार्ट्स लाइटनेस, मैग्नीशियम इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर रेजिस्ट करोजन, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। मैंने सारी ही प्रॉपर्टीज एक साथ करा दी आपको। नाउ यूजेस फॉर मेकिंग, सो बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट्स, बसेस, ट्यूब ट्रेन्स, लाइट टूल्स, प्रेशर कुकर। अब इसमें से ये जरूरी नहीं है कि आप एक या दो ही याद करो, आपको सारे पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिवर्स में भी पूछा जा सकता है। दे कैन गिव यू द यूज एंड दे कैन आस्क यू नेम द अलॉय दैट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। For example, for making pressure cookers, name the alloy which is used and also give its composition. तो आपको नाम भी पता होना चाहिए, composition भी पता होना चाहिए और uses भी पता होनी चाहिए। Next is कि जब आपका मैग्नीशियम है, that is used for aircraft, it is used for scientific instruments, metal mirrors, light tools, beams of balance, household appliances. Then moving on to iron, iron के आपके तीन है यहाँ पे, that is stainless steel, मैंगनीज स्टील एंड टंगस्टन स्टील। तो जो सबसे पहला स्टील है दैट इज 73% आयरन, 18% क्रोमियम, 8% निकल, 1% कार्बन। दिस रेजिस्ट्स करोजन,
लस्ट्रस होता है, हार्ड, रेजिस्टेंट टू एसिड्स एंड एल्कलीज. निकल एंड क्रोमियम इम्पार्ट्स लस्टर, कार्बन इम्पार्ट्स हार्डनेस. ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स. इसमें मैं ज्यादा कुछ समझा नहीं सकती, ये याद करने वाली चीजें हैं, पर ये फ्री के नंबर हैं. आपको याद हो गई, समझ में आ गया, तो एग्जाम में लिखना बहुत आसान है, क्योंकि ज्यादा घूमे फिरे क्वेश्चन आ ही नहीं सकते. It is used in making utensils, cutlery, ornamental pieces, surgical instruments. उसके बाद आपका मैंगनीज स्टील 85% आयरन, 1% कार्बन, 14% मैंगनीज. ड्यूरेबल होते हैं, टफ होते हैं, हार्ड, मेड यूज टू मेड सेफ्स, रॉक ड्रिल्स एंड आर्मर प्लेट्स. ठीक है. देन टंगस्टन स्टील 84% आयरन, 5% what is a W here, I'll have to check. Then 1% carbon, very hard. Cutting tools for high speed lathes. Now this W, once I'll check, I'll put it in the comment box what it is, and if you know what it is, then just comment in the comment box below. Then moving on to zinc and copper. Zinc and copper के हम 3 alloys करेंगे, that would be brass, bronze and German silver. Brass में you have 60 to 70% copper, 40 to 30% zinc. Malleable, ductile, can be easily cast, resists corrosion, yellow silvery in color. डेकोरेटिव हार्डवेयर या यूटेंसिल्स में यूज होता है, स्क्रूज एंड हैंडल्स बनाने में, देन कार्ट्रिज कंटेनर्स, देन पार्ट्स ऑफ वॉचेस एंड टैप्स, देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड मरीन इंजन्स. ठीक है. मूविंग ऑन टू ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज में आपका है 80% कॉपर है, 18% टिन है, 2% जिंक है. देन यू इट्स हार्ड एंड इजीली कास्ट, कैन टेक अ पॉलिश, रेजिस्ट करोजन. Then it is used in making medals, statues, utensils, bearings and coins. German silver 50% copper, 30% zinc, 20% nickel. White and light like silver, malleable and ductile, high electrical resistance. तो इसी वजह से decorative articles, electric heaters, rheostats, resistors. Then solder or fuse metal. So इसमें आपका lead है 50%, tin है 50%, low melting point 180 डिग्री सेल्सियस, high tensile strength, ये काफी पूछा जाता है. soldering purposes and fuse. then type metal, इसमें है आपका lead 75%, tin है आपका 5%, antimony है 20%. तो it lowers the melting point, it enhances casting property, capacity to expand upon solidification, and it is used in printing blocks. Students, I know कि लास्ट वाले पोर्शन में ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, पर इसका ढंग से अगर रट्टा मार लोगे तो ये एग्जाम में बहुत फायदा करेगा, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं. सो इफ यू मेमोराइज इट थॉरली, वैसे आईसीएसई के बच्चों मेमोराइजेशन तो आपकी पावर होती है, तो मेमोराइज कर लो इसे अच्छे से, ताकि यू कैन आंसर द क्वेश्चंस. नाउ I was thinking instead of making a separate part for exercise 7D, I'll just solve 7D यहीं से, so that because वो exercise भी काफी छोटी है, so it will just help us save some time. So 7D आपके total 10 question ही हैं, so let's just wrap it up in the same session. Explain the following. So zinc is used to cover iron so as to prevent rusting of iron. Why? तो zinc से हमें क्या फायदा होता है? Let's look at it. Zinc is electropositive metal than iron. It gets oxidized and saves iron. Also, zinc forms a protective layer of zinc oxide on iron. तो क्या होता है कि जैसे ही आपका आयरन है, इसके ऊपर आपने जिंक की प्लेटिंग कर दी है. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7D में ना पिछले 2 पार्ट के कंबाइन करके क्वेश्चंस हैं, अलॉयज के भी पूछे गए हैं और उससे पहले वाले आपके रोस्टिंग वोस्टिंग के भी पूछे गए हैं. तो इसीलिए मेक श्योर कि आपको दोनों पार्ट्स आते हो व्हेन यू अटेम्प्ट एक्सरसाइज 7D. ये है आपका आयरन. आयरन के ऊपर आपने जिंक लगा दिया, तो जिंक से आपका फायदा क्या होता है कि जब जिंक रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो वो ZnO बनाता है, और ZnO की लेयर ऊपर बनती चली जाती है, विच हेल्प्स प्रोटेक्ट आयरन. ठीक है. सो दिस लेयर इज स्टिकी एंड what is this? Impervious. Okay, I was like, what the hell did I write here? Okay, impervious in nature and protects the iron metal underneath from rusting. इस बात से मुझे सबक मिलता है कि अगर मेरी राइटिंग मुझे ही समझ में नहीं आती तो आपको क्या समझ में आती होगी. सो प्लीज कमेंट बिलो एंड टेल मी कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आती है, या यू वांट मी टू इम्प्रूव अ लिटिल मोर. मैं थोड़ा और पेशेंस डाल के आई कैन ट्राई टू राइट मोर क्लियर.
सो अगर आपको समझ में नहीं आती, मेक श्योर यू लेट मी नो दैट, ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको जिंक वाला पार्ट समझ में आया। नाउ इन कंस्ट्रक्शन वर्क, व्हाई इज द अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम ड्यूरेलियम यूज्ड रादर देन प्योर एल्यूमिनियम? वो इसलिए क्योंकि जो प्योर एल्यूमिनियम है वो इतना हार्ड नहीं होता एज अ सब्सटेंस, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती, इसी वजह से। ओके, सो ड्यू नाउ आपके बाद जो टीचर्स ने मुझे प्रोनाउंसिएशन बताई वही बता देती हूँ। ड्यूरा एल्यूमिन इज लाइटर एंड स्ट्रॉन्ग, बट एल्यूमिनियम इज लाइटर एंड नॉट स्ट्रॉन्ग. This is unaffected by moist air, while aluminium gets affected by moist air. Dura-alumin is corrosion resistant, while aluminium can undergo corrosion. आगे बात समझ? What is an alloy? How do the properties of an alloy differ from its constituents? So, alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or one or more metal with a certain non-metallic elements. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई थी। Elements added to make alloys improve hardness, wear resistance, toughness than its constituents. For example, gold is too soft to be used without small percentage of copper. ठीक है, इसमें आप कोई भी एग्जांपल्स यूज करते हो, डिपेंड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या याद है। A low percentage of molybdenum improves the toughness and wear resistance of steel. Well metal is more sonorous than copper or tin. यहाँ बस एग्जांपल देख के ही आप समझा सकते हो, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, both brass and bronze contain copper as major constituents. Name other metals in these alloys. तो brass के अंदर अदर मेटल है जिंक, और आपके ब्रॉन्ज के अंदर अदर मेटल है टिन एंड जिंक। ठीक है, नाउ नेम एन अलॉय, ये मैंने आपसे कहा था ना कि यूज को पूछ के या किसी भी और डायरेक्शन से आपसे अलॉय पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नेम एन अलॉय जिसमें एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। तो एल्यूमिनियम का अलॉय है वो, और एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, सो योर आंसर वुड बी ड्यूरा एल्यूमिन। सेकेंड इज लेड, यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग or electrical work in joining metals, so that is solder. Copper in electrical appliances or household vessels, so that is brass. Zinc used in naval ships, again brass. What is an amalgam? So किसी भी चीज में, किसी भी अलॉय में जिसमें मर्करी होता है थोड़ी सी भी परसेंटेज में, उसे अमेल्गम कहते हैं। स्टेट इट्स यूज विद एन एग्जाम्पल, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। लेट्स लुक एट द आंसर। A mixture of an alloy of mercury with a number of metals of an alloy such as sodium, zinc या gold as well as with some non-metals is known as amalgam. ठीक है, एग्जाम्पल आप ले लो डेंटल अमेल्गम का, आप सोडियम अमेल्गम भी ले सकते हो एग्जाम्पल, जो आपको याद करना आसान हो उसका ले लो। डेंटल अमेल्गम इज अ मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी एंड अ सिल्वर टिन अलॉय। ठीक है, then moving on to question number 6a part, state two properties of brass that render it more useful for some purposes than its components. हाँ ठीक है, और फिर अगले वाला आप देख लो पहले। A metal which forms a liquid alloy at ordinary temperature, तो ये तो सोडियम है, सोडियम अमेल्गम। ठीक है, तो जब उन्होंने पूछा मेटल कौन सा है, मेटल है सोडियम। अगर अलॉय पूछेंगे तो सोडियम अमेल्गम। ठीक है, अब आपका 6 का ए पार्ट देख लेते हैं। Two properties of brass that make it more useful than its components are it is a malleable and ductile and it resists corrosion. Resist corrosion तो बहुत ही important है, क्योंकि जब भी आप कोई आर्टिकल बनाओगे, वेदर यू आर यूजिंग इट इन इंडस्ट्रियल लेवल या आप घर के डेकोरेटिव पीस में यूज कर रहे हो, यू डोंट वांट इट टू चेंज कलर, गेट करोडेड या खराब हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू वांट इट टू लास्ट लॉन्गर एंड लुक ब्यूटिफुल। ठीक है, तो रेजिस्ट करोजन आपके मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज में आता है। अगर कभी एग्जाम में कुछ समझ में ना आए, रेजिस्ट करोजन लिख दो, मेजॉरिटी में 90% आपका सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, तो आपको इन सारे चारों अलॉयज के आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं, ये यहाँ पे आपको परसेंटेजेस मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इज ड्यूरा एल्यूमिन, दैट इज एल्यूमिनियम 95%, कॉपर है 4%, देन मैग्नीशियम इज 0.5%, मैंगनीज इज 0.5%, देन सोल्डर में लेड है 50%, टिन है 5%, ब्रॉन्ज में कॉपर, टिन, जिंक 80, 18 एंड 2%, ब्रास के अंदर है कॉपर एंड जिंक, दैट इज 60 to 70% एंड 40 to 30%। ठीक है, ऑलमोस्ट अब हमारे वन वर्ड आंसर्स आ गए हैं।
नेम द फॉलोइंग, अब इसमें आपको मेटल्स का नाम बताना है. अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी. अ मेटल विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अमेलगम, mercury. A process of heating an ore to a high temperature in the presence of air is roasting. अगर कहते हैं absence of air तो answer would be calcination. The compound formed by the reaction between calcium oxide and silica is slag. A compound which is added to lower the fusion temperature of the electrolytic bath in the extraction of aluminium, cryolite. Name an allotrope of a non-metal that allows electricity to pass through it is graphite. Students, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए हो. Moving on to question number 9. Brass is an alloy of. Brass के अंदर क्या क्या होता है? Copper and zinc. Steel is an alloy of iron and carbon. The reason for using aluminium in the alloy dura-alumin is that aluminium brings lightness. ठीक है. Name the alloy used for the following purposes. ये टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में. Making electrical circuits, so nichrome. Making medals, that is bronze. Making parts of watches, that is brass. Surgical instruments, stainless steel. एयरक्राफ्ट्स आप कोई भी यूज कर सकते हो, ड्यूरा एलुमिन भी यूज कर सकते हो और मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हो. सो बोथ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल. एंड दिस इज इट फॉर एक्सरसाइज 7D. Alright students, so this is it for today's session. आज के सेशन में we covered up the entire portion of alloys, जिसमें हमने alloys की basic knowledge भी ली. We also looked at the components and compositions and various alloys that you need to learn, and we also did exercise 7D. I hope the session was successful for you too, and you were able to understand metallurgy a little more. With this, successfully हमारा metallurgy का portion खत्म हो चुका है. For any doubts and concerns, you can always reach out to me at psclassesICSC@gmail.com, and make sure that you subscribe to the channel and also share the channel with your friends and help us move forward. I am very thankful for the love and support you have shown us so far, and I hope you continue doing that. So thank you so much, and we'll catch up in the next session. That would be hydrogen chloride.